भय बिनु होई ना प्रीति, ये आप सबने सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, ये भी आपने सुना होगा कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो पहले गुरु के दंडवत होना है। लेकिन यहाँ पर ठाकरे परिवार किसके सामने दंडवत हो रहा है? आई एम टेलिंग यू, राज ठाकरे का एक खुला खेल, और ठाकरे परिवार यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना, बेसिकली शिवसेना नहीं कहना चाहिए, मुझे ठाकरे परिवार ही कहना चाहिए, दैट इज उद्धव ठाकरे परिवार दंडवत किसके सामने? सोनिया सेना के सामने। किसके सामने? एनसीपी के शरद पवार के सामने। किसके सामने? सेक्युलर गैंग के सामने। किसके सामने? मुसलमानों के सामने। ठाकरे परिवार पूरी तरीके से दंडवत हो चुका है। कैसे? एक एक करके बताऊंगा, सुनिएगा। हालांकि राज ठाकरे ने भी दंडवत किया है और वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसे भी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बेसिकली दोनों दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार हुए हैं और किसने दंडवत किया, क्या परिस्थितियां बनी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, इस बात को समझने के लिए आज का वीडियो थोड़ा ठीक तरीके से देखिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, आप देख रहे हैं चंबू टॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारी बात लोगों तक आगे पहुंचे। बाला साहब ठाकरे का अपमान किया है उद्धव ठाकरे ने। जी हाँ, पर्टिकुलरली दंडवत करने के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हिंदुत्ववादी जो लोग होते हैं उनका वोट केवल केवल हिंदुत्ववादी पार्टी को नहीं जाता है, उनका वोट एंटी कांग्रेस भी होता है। और अगर किसी ने ऐसा गड़बड़ किया कि बाद में उल्टा सीधा खेल किया तो वो उसे सबक भी सिखा देते हैं। और ये हर तरीके की बात देश के कोने कोने में हर चुनाव में दिखाई देती है। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ नवनीत राणा, जो एक दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री भी रही है और वक्तव्य कला भी उसकी अच्छी खासी है। जब वो भाषण देगी तो क्या भाषण देगी? मैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की परिपाटी से आती हूं, मैं बाला साहब ठाकरे की परिपाटी से आती हूं। अब ये दोनों नाम मैंने किस लिए? वो दोनों नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि धारा लगती है 153A। किस लिए लगती है? हनुमान चालीसा की थी, ऐसा घोषणा की थी मातोश्री के सामने। राजद्रोह और देशद्रोह की बात आती है 1992 के बात है, लगभग 1992 के लगभग आज से 30 वर्ष पहले की, जब बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी उस समय शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी ठीक यही धारा 153 लगी थी। और उद्धव ठाकरे ने इसके विरोध में बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की थी, विरोध में खड़े हुए थे। अब बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो धारा लगी थी वही धारा, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बाला साहब ठाकरे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए लगी है ये धारा, इसके अलावा और भी लोगों के खिलाफ लगी हुई होगी। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा राजनीतिक वही होता है जो मौके को भाप करके उन्हीं का नाम लेता है जो उसके मौके के लिए सही सिद्ध होते हैं। इसलिए मैं वो दोनों का नाम लेने वाली है। लेकिन बात यह है कि जिस राजद्रोह की बात, यानी कि आप हनुमान चालीसा के विरोध की बात में राजद्रोह लगा सकते हैं, इसका मतलब आप किस लिए लगा रहे हैं? मैं यहां पर यह भी बात कहता हूं, राज ठाकरे का खेल जो मैंने कहा था, लाउड स्पीकर की बात की थी ना, अल्टीमेटली आज हम 29 अप्रैल को ये बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल का दिन योगी महाराज ने दिया है कि उत्तर प्रदेश से जितने भी लाउड स्पीकर से हटा दिए जाएंगे। और आप आज तक का गूगल कर लीजिएगा, कितने हजार लाउड स्पीकर जो हटा दिए गए हैं, किसी की आवाज जो है नीचे कर दी गई है। लेकिन क्यों सोनिया सेना के सामने दंडवत हो रही है और हनुमान चालीसा के सामने इस तरीके की बातें क्यों आ रही है? आप राजस्थान में देखिएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में जयपुर में बड़ी चौपड़ में रामगंज के तरफ में जामा मस्जिद के सामने पूरा का पूरा एक तरीके से परकोटा अट गया है। 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, टंगवा दिए गए हैं और पूरी तरीके से सड़क ईद से पहले ही, आज की डेट में जब मैं ये भाषण कर रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं, तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन जब नमाज अदा की गई तो पूरा जौहरी बाजार अटा पड़ा था, सड़क पर कोई नहीं आ जा सकता था। 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगा दिए गए थे, चाहे वो पुलिस थाने के सामने की बात हो, जामा मस्जिद के सामने की बात हो या दुकानों के सामने की बात हो, किसी से कोई मतलब नहीं है किसको क्या डिस्टर्बेंस होगा एंड ऑल। लेकिन अब ये बात ये है कि अल्टीमेटली, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि चूंकि शरद पवार की बात की थी और शरद पवार उस समय एनसीपी चीफ मिनिस्टर थे, और मैंने ये भी कहा है कि जब ये ठाकरे परिवार दंडवत हुआ है तो केवल सोनिया सेना के सामने नहीं हुआ है, क्योंकि सोनिया सेना जो है ये मैसेज दे रही है, क्योंकि अब मंदिरों में जाने वाली जो बात है वो होगी नहीं कि आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लें और उसके बाद में मंदिरों में जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब वो बात चलेगी नहीं। इसलिए वो अपना वोट बैंक जो है वो उसके लेकर के आ रही है और उस वोट बैंक का जो प्रयोगशाला है अब वो राजस्थान को बनाना चाहती है और राजस्थान के माध्यम से महाराष्ट्र में संदेश देना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में कोई सचिन पायलट नहीं है। राजस्थान में भाजपा का संगठन भी उस तरीके से मजबूती में नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से राज ठाकरे कम से कम महाराष्ट्र में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में देखते हैं तो कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, या आंदोलन खड़ा हो ही नहीं रहा है, या कोई आपस में ही अपनी अपनी लड़ाइयों में व्यस्त है, चाहे वो डॉक्टर सतीश पूनिया हो या वसुंधरा राजे हो या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो। पूरी भाजपा एक तरीके से गुटम गुद्दा नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। यही बात है कि राजस्थान को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से महाराष्ट्र की तरफ लौटूंगा, क्योंकि शरद पवार की बात की है। शरद पवार
किस तरीके के व्यक्ति हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। क्या पवार की पावर से पंगा लेने से डर रही है उद्धव ठाकरे? क्यों डर रहे हैं उद्धव ठाकरे? ऐसा किस लिए? और यही वही शरद पवार है जिनको अपने राजनीतिक मित्र बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, लेकिन राजनीतिक मित्र कहने के साथ साथ में पवार की राजनीति की पूरी तरीके से कड़ी निंदा भी किया करते थे। और यही शरद पवार है जिसके सामने जिनके बारे में कहा जाता है कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ में इनकी क्या कनेक्शन है, उसका पूरा नियंत्रण आता है। 26/11 जब महाराष्ट्र में मुंबई में अटैक हुए थे, जिसको भारत पर अटैक माना गया, उसकी जानकारी भी शरद पवार को अच्छे से थी। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अब कहा जाता है तो कुछ तो इसमें सच्चाई भी होगी, कुछ तो इसमें बात भी होगी। अगली बात इसके साथ साथ में ये भी आती है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी ने, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने दाऊद इब्राहिम को ठिकाने लगाने के लिए पाकिस्तान में जब अपने एजेंट्स को भेजा था, ये खबर भी शरद पवार के पास में पहले से थी और दाऊद इब्राहिम के पास में पहुंचा दी गई थी। दाऊद इब्राहिम का कुछ नहीं हुआ, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल जी के द्वारा जो भेजे गए एजेंट्स थे वो शायद जिंदा नहीं बच पाए, वो स्वर्गवासी हो गए, या इस तरीके की कोई चीजें डेफिनेटली सामने आई हैं और इस तरीके की बातें निकल करके आई हैं। तो शरद पवार इन सब चीजों में दिख रहे हैं, जो संलग्न दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट, और चूंकि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने भी अब तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन हमारा मानना है कि आज नहीं तो कल ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और धीरे धीरे करके शरद पवार को भी ठिकाना लगाया जाएगा। लेकिन और ये शरद पवार वही है जिनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जब उमर खालिद और जिग्नेश मेवाणी की बात आती है ना, तो बात आपको भीमा कोरेगांव की भी याद करनी पड़ेगी। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी, और उससे पहले तो रोहित वेमुला की बात की थी। यानी कि दलित राजनीति पर, दलित विमर्श पर केंद्र सरकार को घेरने की बार बार लगातार कोशिशें हो रही हैं। ठीक वैसे ही भीमा कोरेगांव में जब जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद लोग जैसे लोग जो जेएनयू में जाकर के हल्ला मचाते हैं, जेएनयू में जाकर के दंगा करते हैं और बात करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की आजादी तक, भारत के जंग बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इस तरह के नारे लगाते हैं। उन पर देशद्रोह चलना चाहिए, उन पर राष्ट्रद्रोह चलना चाहिए, तब शरद पवार एक शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं और उनके सपोर्ट में एक तरीके से खड़े होते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की केवल घोषणा करती है, केवल घोषणा करती है नवनीत राणा, रवि राणा, और उनके लिए राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। और ये उमर खालिद जिग्नेश मेवाड़ी वही है जो भीमा कोरेगांव में थे वहां पर। अब भीमा कोरेगांव के बारे में वैसे आपको मालूम होगा, आरआरआर मूवी आपने देखी भी होगी, उससे भी थोड़ा अंदाजा लगा होगा, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी बता देता हूं, क्योंकि अभी पेशवा बाजीराव की का जो दिन है वो गया है 2 दिन पहले ही, और उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे को आपको बताना चाहिए। और ये बात ये है कि आज से कुछ 200 वर्ष पहले की ये जो घटना है, तब पेशवा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, और भीमा कोरेगांव, भीमा के पास में, भीमा नदी के पास में जो कोरेगांव है, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ महार जाति के लोगों ने लिया था और सामने पेशवा थे, और पेशवाओं को हराया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने पेशवाओं को हरा दिया था। तो क्या ये माना जाए कि महार जाति के लोगों ने पेशवाओं को हराया? ये तो ठीक वैसे ही होगा ना कि जब जलियांवाला बाग 1919 में हुआ तो जनरल डायर ने कहा फायर, और गोलियां चलाने वाले कौन थे? गोलियां चलाने वाले हाथ तो हमारे हिंदू भाई ही थे ना सारे के सारे, या हमारे भारतीय लोग ही थे, तो उन्होंने ही सारी की सारी गोलियां चलाई थी और सब कुछ पूरा का पूरा काम किया था। तो क्या उधम सिंह ने जनरल डायर को जाकर के मारा था या फिर भारतीयों को मारा था? जो भारतीय भटके हुए थे उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठीक करने का काम किया था, उनको भारतीय दिशा में मोड़ने का काम किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यहां पर हमें चीजों को थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। लेकिन शरद पवार जैसे लोग जब काम करते हैं तो वो नवनीत राणा के विरोध में काम करते हैं, उमर खालिद और जिग्नेश मेवाणी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये बात हम लोगों को समझ में चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि शरद पवार की पावर से पंगा लेने से डर रहे हैं ये सारे के सारे लोग। शरद पवार ही ऐसा आदमी जो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर किसको बनाता है? मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर बनाता है अनिल देशमुख को। ये अलग बात है कि ऐसा स्टेट जिसका सिटिंग गृह मंत्री की हालत किस तरीके से है, और जिनके सबसे पावरफुल मिनिस्टर की हालत किस तरीके से है, और जो नवाब मलिक है, और तीसरा नंबर अब संजय राउत का भी यहाँ पर आने वाला है। इस बात को ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कर्मों की सजा सबको मिलती है। कर्मों की सजा का मतलब यानी कि राज ठाकरे ने भी जिन्होंने एक बात कही थी, और वो बात किस तरीके की थी, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जिन्होंने कहा था कुछ समय पहले कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी हैं, और योगी को चप्पल से मारना चाहिए, ये बात कही थी। और ये बात फैक्ट है, चप्पल से मारना किस तरीके क्यों चाहिए? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने कुछ गलत कहा है। और आज वही राज ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि यूपी को योगी मिला है और महाराष्ट्र को भोगी मिला है, यानी कि उद्धव ठाकरे जो है वो भोगी है। तो आपको ये बात ठीक तरीके से समझ लेनी चाहिए कि राज ठाकरे भी दंडवत हो गए हैं। किसके सामने दंडवत हो गए हैं राज ठाकरे?
बीजेपी के सामने, अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने। और क्यों दंडवत हो गए? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके बिना उनकी राजनीति किसी भी तरीके से चल नहीं सकती है। ऐसे में हम लोगों को ठीक तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए। और संजय राउत एक तरीके से झगड़ालू महिला की तरफ जो बिहेव कर रहे हैं, और हमें, क्योंकि मैं आज के कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर पहुंच गया हूं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर पर जो काम योगी जी ने किया है वो अब एक आदर्श बन गया है, स्टैंड आउट बन गया है। और हम लोगों को थोड़ा सा इस बात को समझ लेनी चाहिए, हम आपस में भी समझ लेना चाहिए कि कर्मों की सजा सबको मिलती है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप भुगतेंगे भी, अब चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या हम और आप हो, एज अ वोटर, एज अ पर्सन, एज अ कार्यकर्ता, एज अ संगठन निर्माणकर्ता, या किसी भी तरीके का नाम जो आप लेना चाहते हैं। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। किस तरीके के और वीडियोस आप चाहते हैं, कौन सी चीजों पर हमारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें जिससे कि ये लोगों तक पहुंचे, इसे शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।